जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, उसको लेकर जिन लोगों ने भी उनके साथ काम किया है, लोग अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ हैं, मौजूदा सांसद हैं और 2009 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ इस वक्त उस दौरान आप भी सांसद थे। जगदम्बिका जी, अब मनमोहन जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, ये दुख की घड़ी में आप किस तरीके से संवेदनाएं अपने प्रकट करें? देखिए, मनमोहन सिंह जी का जाना अपने आप में इस देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि वो एक निर्विवाद व्यक्तित्व थे। अब कांग्रेस पार्टी के वयोवृद्ध नेता थे और जिस तरह से वो एक प्रधानमंत्री के रूप में थे या आज विपक्ष में थे, उनके प्रति सभी पार्टी के लोगों की उनके मन में सम्मान था। और आप याद करिए कि वित्त मंत्री के रूप में ही उन्होंने जिस तरह से आर्थिक सुधारों में कदम उठाया था, क्योंकि 2008 अगर आप याद करें तो पूरे विश्व के लिए एक वर्ल्ड रिसेशन, पूरे विश्व में मंदी आई थी। उस समय भी भारत की अर्थव्यवस्था को एक जिस तरह से उन्होंने संभाला था, तो एक बड़े अर्थशास्त्री थे वो, जिसको कि न केवल भारत में पूरी दुनिया के लोग इस बात को मानते थे। और प्रधानमंत्री के रूप में जिस तरीके से वो कहते थे बहुत सी बातों में कि बहुत से सवालों का जवाब वो जिस तरीके से देते थे, तो वो सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष से भी ऊपर थे। और उन्होंने कई ऐसी स्कीम चलाई जो एक तरह से बुनियादी थी। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के लिए जिस तरह से मनरेगा का काम शुरू किया, उससे केवल मैंडेज या सृजन नहीं हुआ, बल्कि लोगों को काम भी मिला, स्थायी परिसंपत्तियां भी सृजित हुई। गांव के लिए ऐसा कोई बजट नहीं हुआ करता था, तो किस तरह से उन्होंने कि गांव में अगर सीधे मनरेगा में पैसा जाएगा, डिमांड ड्रिवन स्कीम है, तो उससे उस गांव में तालाब, उस गांव में सड़क, गांव में नाली खड़ंजा और गांव को लोगों को काम, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो। तो एक उन्होंने इस दिशा में जिस तरह से काम किया, और निश्चित तौर से इस देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। जगदम्बिका जी, आप चूंकि 2009 से 14 तक जब वो प्रधानमंत्री थे, आप सांसद थे उस वक्त, आपकी उस दौरान जब उनसे मुलाकात होती थी, कुछ ऐसा वाकया जो आप दर्शकों को बताना चाहें, जो शेयर करना चाहें उनके साथ का? देखिए, मैं 9 से 14 उनके साथ सांसद था और एक प्रधानमंत्री के रूप में जब भी मुलाकात होती थी तो मैंने महसूस किया कि वो राजनीति कम और देश की अर्थव्यवस्था के प्रति, देश के लोगों की बुनियादी समस्याओं के प्रति या ग्रामीण जो रूरल इकोनॉमी है उसके प्रति उनकी चिंता रहती थी। और वो इस चीज़ को बिलीव करते थे कि राजनीति में कोई बहुत विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सभी को मिलजुल करके चलना चाहिए। और वो अपोजिशन के साथ भी जिस तरह से उनका अक्रॉस द पार्टी लाइन वो रिश्ता रखते थे, उनको लगता था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बिना सबके सहयोग से एक सफल नहीं हो सकती है। बिल्कुल। तो उनके जिस तरह से प्रधानमंत्री के रूप में वो काम कर रहे थे और जिस तरह से वो हम लोगों के साथ पार्लियामेंट में मिलते थे, एक बड़े सरल और सहज व्यक्तित्व की तरीके से, और लगता था कि जब बातचीत आप करिए तो एक प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन लगता था सहयोगी की तरीके से काम कर रहे। पर बहुत ही अफसोस हुआ, वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे।
वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। गुलाम नबी बहुत ही आजाद साहब अच्छे- को आप सुन रहे थे। हालांकि उन्होंने बाद में अपने रिश्ते कांग्रेस पार्टी से अलग कर लिए, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में अलग अलग पदों पर कई अहम मंत्रालय उनकी ओर से संभाले गए। वो अपने शब्दों में याद करते हुए राहुल गांधी की ओर से सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर किया है। जैनेंद्र, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। राहुल गांधी ने लिखा है, मनमोहन सिंह जी ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। श्रीमती कौर और परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैंने एक गुरु और मार्गदर्शक खो दिया है। हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे, उन्हें हमेशा गर्व से याद करेंगे। राहुल गांधी की ओर से यह ट्वीट सामने आया है। वो भावुकता क्या है, वो मनमोहन सिंह का जाना क्या है, ये तस्वीर, ये देखिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। खबर मिली है, एम्स के बाहर है, मनमोहन सिंह जी की तस्वीर है और आंखों में आंसू हैं। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा नाम अनवर मिर्जा है। दिल्ली के अंदर सबसे पहला इलेक्शन अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लड़ा था तो मेरे एरिया से लड़ा था, दक्षिण दिल्ली से लड़े थे वो। मैं उनके साथ चला था, बहुत छोटा सा था मैं जब चला था उनके साथ। मेरे को उन्होंने कहा, बेटा तू इतने नारे लगा रहा है, थोड़ा सा बैठ जा। मैं कहा नहीं, मैं नारे लगाऊंगा आपके लिए, मैं इनको भूल नहीं सकता। और मेरे फादर जो थे वो इंदिरा गांधी जी के साथ चले थे, तो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भूल नहीं सकता। उन्होंने मुझे बहुत एहसास और साथ दिया था। सबसे पहला इलेक्शन मेरे सामने मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आशीर्वाद लिया था, मैं भूल नहीं सकता उनको। आज मुझे बहुत दुख और एहसास हुआ है, मैं बता नहीं सकता सर आपको। मैं अपने आप को ये सोच रहा हूँ कि उनको नहीं होना चाहिए था, मुझे मौत मिल जाती तो मैं अपने आप को बहुत सुकून पाता, उन्हें ना मिलती, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुर्बानी दी और देश को बचाने के लिए सबसे आगे खड़े रहे सर। ये सच बता रहा हूं मैं, कोई वो नहीं है सर कि किसी को वो। मेरे पास फोटो में है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के, जो सबसे पहला इलेक्शन वो लड़े थे सर, जिन्होंने मुझे, देश के प्रधानमंत्री ने मुझे आशीर्वाद दिया था। मैं उनका आशीर्वाद भूल नहीं सकता सर। मेरे को मौत दे दे लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बचा ले कोई। मिर्जा साहब, मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं है, आप लाइव हैं, देश आपको सुन रहा है। मैं आपसे फिर वापस वो सवाल पूछता हूं कि क्या यादें हैं आपकी जब दक्षिणी दिल्ली से मनमोहन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे? आपने बताया कि आप उनके साथ थे, आप उनसे मिले थे, क्या उम्र थी आपकी? और तब मनमोहन सिंह एक बच्चे के साथ किस तरीके से मिलते थे अपने कैंपेन के दौरान? सर बिल्कुल प्यार से मिले, क्योंकि मेरे फादर उस टाइम नहीं थे, लेकिन लोग जो वहाँ के क्षेत्र के लोग थे उन्होंने मिलवाया। क्या उम्र थी सर? 18 साल की मेरी उम्र थी सर उस टाइम में जी। मैं क्या यादें हैं आपकी, क्या विशेष थी जब हम आए तो बड़े प्यार से वो आए, स्टेज पे चढ़े, स्टेज पे चढ़ के हर बच्चे से, हर लोगों से बड़े प्यार मोहब्बत से मिलते थे। लेकिन वो इलेक्शन नहीं जीत पाए, वो थोड़ा सा मजबूरी रही, क्योंकि वहां पर उस टाइम मल्होत्रा जी लड़ रहे थे इलेक्शन, तो इसलिए वो नहीं जीत पाए। लेकिन हम लोगों ने उनके लिए मेहनत बहुत करी और उन्होंने हमेशा सुख दुख में हर लोगों के साथ खड़े रहे। इस चीज को हम मानते हैं और सर माथे पे लेते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को और इंदिरा गांधी जी को और राजीव गांधी जी की यादों को नहीं भुला सकते। लेकिन मैंने इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को नहीं देखा, लेकिन मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपने करीब से देखा है। अगर आप चाहेंगे तो मैं फोटो भी उनकी दिखा सकता हूं कि अभी जब वो दूसरी कैंपेनिंग करने के लिए दिल्ली की विधानसभा में, जो भी इससे पहले इलेक्शन किया उसके अंदर दिल्ली के अंदर विधानसभा करने आए थे, तो भी रजौरी गार्डन विधानसभा में मेरे क्षेत्र में वो आए थे और हमारे क्षेत्र में 10 साल तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान आपको क्या लगता है उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखा, देश की सेवा के लिए वो आगे बढ़ चढ़ कर आते रहे। उन्होंने यही मेहनत करी और इसीलिए उनको याद किया जाता है। जब दिल्ली के अंदर विधानसभा का इलेक्शन, अभी इससे पहले जो इलेक्शन था उसकी भी फोटो मेरे पास है, जिसके अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मेरे साथ फोटो के अंदर बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। देखिए ये कैसा जुड़ाव है कि मनमोहन सिंह गुजर गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मेरे बहुत नजदीकी संबंध थे। जब मैं लोकसभा में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से चुनकर आया था 2004 में, 2009 में, तो 2004 में माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और मैं तब यूपीए के साथ था। उनके साथ हमेशा मीटिंग में हमारी मुलाकात होती थी। कई बार कुछ काम के लिए भी मैं उनको जाकर मिलता था और बहुत ही अच्छे दिल के वो आदमी थे, बहुत ही सीधे साधे आदमी थे, लेकिन बहुत बड़े अभ्यासु थे, बहुत बड़े अर्थतज्ञ थे। उनका नाम पूरे देश भर में अर्थतज्ञ के माध्यम से बहुत बड़ा नाम था। तो अचानक उनका जाना हमारे लिए, सभी लोगों के लिए दुख की बात है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से और
नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आदरांजलि अर्पित करता हूं और कल उनके अंत्यविधि में सम्मिलित होने के लिए, उनके परिवार को मिलने के लिए कल ही मैं मुंबई से दिल्ली जा रहा हूं और उनको हमारी तरफ से, पूरी जो हमारी अम्बेडकरी जनता है, दलित जनता है, उनकी तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं हार्दिक आदरांजलि अर्पित करता हूं। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मुमताज पटेल कांग्रेस पार्टी की नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मुमताज, आपकी बहुत सारी यादें जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जुड़ी रही हैं, किन शब्दों में अपनी संवेदना, अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करना चाहेंगी? जी, एक दूरदर्शी, विनम्र और समर्पण राजनेता को हमने खोया है। बहुत दुख हुआ ये सुनकर। जी, मेरे पिता के कलीग रह चुके हैं, प्रधानमंत्री थे 10 वर्ष और बहुत ही सिंपल, सॉफ्ट स्पोकन इंसान थे। यही मेरी सबसे पुरानी यादें हैं उनकी। बिल्कुल, आपने जिक्र किया आपके पिता के करीबी रह चुके थे और यकीनन आपके पिता के जितने करीबी थे उनके मंत्रिमंडल में भी उनकी उतनी ही धमक महसूस की जाती थी। कुछ ऐसी यादें जो हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहें? नहीं, जो एक ही बात याद आती है आज, जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी कह रही हूँ। कहा था उन्होंने कि हिस्ट्री विल रिमेम्बर मी काइंडली, एंड यस, जो मीडिया जिनके लिए भी कहा था उन्होंने, ये आज देखिए पूरा हिंदुस्तान इस बात से दुखी है कि हमने आज मनमोहन सिंह जी को खोया है। और पुरानी यादें तो खैर जी, काफी बार मैं उनसे मिली थी। जैसा मैंने कहा कि बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन इंसान थे, तो मेरी तो यही यादें हैं उनके बारे में। मेरी शादी में शरीक हुए थे वो। हम काफी बार उनसे मिल चुके थे, पिता के साथ काम करते थे। तो जी बिल्कुल, सुन के अच्छा नहीं लगा। और अच्छे अच्छे जो हमारे नेता रहे हैं, एक से एक कर कर जा रहे हैं, तो एक अलग ही पर्सनालिटी थी। और स्टॉलवर्ड्स जो है, वी आर लूजिंग देम वन बाय वन। इट्स अ वेरी सैड डे। बिल्कुल। अहमद पटेल जो 2020 में हमारे बीच नहीं रहे, मुमताज पटेल के पिता, जिनकी अपनी एक अलग धाक थी, बहुत करीबी थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के, 2020 में उनका निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में मुमताज अपनी यादों को सहेज कर रखे हुए और वो जिक्र करते हुए कि किस तरह से शादी में वो पहुंचे हुए थे कि मोहम्मद अजरुद्दीन की ओर से, चूंकि कांग्रेस पार्टी से इनकी ओर से चुनावी लड़ा गया था, इंडिया हैज़ लॉस्ट अ ट्रू स्टेटमेंट उनकी ओर से लिखा गया है कि किस तरह से भारत ने एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जो काफी दूरदर्शी सोच रखते थे, एक बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर एक जेंटलमैन थे जिनकी सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, यहां पर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की ओर से भी जो ट्वीट किया गया है उसको पढ़ते हुए फिर मैं आपके पास आऊंगी। यकीनन अपने अपने शब्दों में सभी उनको याद करते हुए उन्होंने लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उन दुर्लभ राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में भी समान सहजता से कामकाज किया। सार्वजनिक कार्यालयों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन आशीष, ये भी हम सब जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने चुनौतियां कितनी ज्यादा बड़ी थीं। हमेशा उन्हें कठिन सवालों के जवाब देने के लिए आगे किया जाता था और उतनी ही सहजता से वो सबका सामना करते थे। आशीष, देखिए, इकोनॉमिक स्लोडाउन भी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण उनका कार्यकाल रहा था। हमने देखा था 2008-2009 के करीब जिस तरह से इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ था, उसको कैसे उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के साथ उसको हैंडल किया कि भारत उन चुनिंदा कुछ देशों में बचा था चित्रा जिस पर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आया था। सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, उनकी जो डिप्लोमेटिक एक्यूमेन थी, जो फॉरेन पॉलिसी थी, वो भी आप याद करें बहुत ज़्यादा सराही जाती है। चाहे वो हुर्रियत के साथ आउटरीच का, हालांकि ठीक है, उसको लेकर के बहुत आर्ग्यूमेंट रहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो पहल जो थी वो ठीक थी कि नहीं थी। मुझे अभी भी याद है कि मैं उनके साथ ट्रैवल कर रहा था मालदीव्स में, जब उनकी मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान के तब के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी वहाँ पर मौजूद थे और मुझे याद है कि एक कमरे के अंदर दोनों की मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों ने अपने फॉरेन सेक्रेटरीज को बुला करके कागज़ के 2 टुकड़े पकड़ा दिए कि आप लोग अब बातों को आगे बढ़ाइए। तो कई वो ऐसे बड़े स्टेप्स लिया करते थे जिनके बनिस्बत उनको हमेशा याद किया जाएगा। बहुत लैंडमार्क स्टेप्स उन्होंने उठाए थे। जब यूपीए और लेफ्ट की सरकार थी,
उस दौरान आप याद करिए कितने चैलेंजेस आने थे। कहने को लेफ्ट फ्रंट उनका सपोर्ट जरूर कर रहा था, लेकिन कई ऐसे इकोनॉमिक डिसीजंस होते थे जिसको लेकर के हमेशा चेक्स और उस तरह से लेफ्ट फ्रंट को उनको टैकल करना पड़ता था। जब उनकी सरकार गई, न्यूक्लियर डील जिसका जिक्र मैं आपसे पहले कर रहा था, माफ कीजिएगा, सरकार नहीं गई थी, लेफ्ट ने समर्थन वापस लिया था, फिर समाजवादी पार्टी ने उनको सपोर्ट कर दिया था। उस समय कैश फॉर वोट कांड जो संसद में हमने देखा था, वो उनके कार्यकाल की एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिससे नेविगेट करके किसी तरह से बाहर निकले थे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ट थे, जिनकी फॉरेन पॉलिसी हो, जिनकी डिफेंस पॉलिसी, आप ग्लोबल लीडर्स के साथ उनका रिश्ता याद करें, चाहे वो एंगेला मर्केल हो, चाहे वो बराक ओबामा हो, या चाहे व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे विश्व के कोई भी बड़े इन्फ्लुएंशियल पावरफुल नेता हो, चाइना के साथ उनके रिलेशनशिप अगर हम याद करें, तो निश्चित तौर पर बहुत से ऐसी चीजें हैं चित्रा जिसका क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। और शायद इसी वजह से आज उनका इस दुनिया से साल जाते जाते हमें ये दुखद जो खबर देकर के जा रहा है, उनका जाना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा वॉइड, बहुत बड़ा वैक्यूम छोड़ करके जाएगा, जिसकी कमी मुझे लगता है आने वाले कई सालों तक भारतीय राजनीति को, कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर खलेगी। दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने लिखा है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। इस देश और लोकतंत्र के सच्चे सपूत के रूप में मनमोहन सिंह ने न सिर्फ प्रधानमंत्री का कार्यकाल बखूबी निभाया, बल्कि 90 के दशक में गिरती हुई अर्थव्यवस्था को अपनी सूझबूझ से पटरी पर ला दिया। उनके दिए आर्थिक उदारीकरण के फॉर्मूला ने देश के युवाओं को सपनों की उड़ान दी और देश एक नई पहचान के साथ दुनिया के साथ कदमताल करके चलने लगा। मनमोहन सिंह जिस भी पद पर रहे, उस पद की गरिमा को चार चांद लगा गए। एक सच्चे स्टेट्समैन के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। आपको बताते चले कि दिग्विजय सिंह की ओर से यह ट्वीट किया गया है, वहीं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से भी ट्वीट किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति अपनी यहां पर श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ज्ञापित करते हुए। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की ओर से भी ट्वीट किया गया है और इस तरह से लगातार आपको बताते चले डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने अपने शब्दों में याद करते हुए तमाम नेता यहां पर दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री क्या लिखते हैं वो मैं आपको बता देती हूं। उनकी ओर से ट्वीट किया गया है और उन्होंने लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद एवं भारतीय राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति और उनके शोकाकुल परिजनों और समर्थकों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। योगी आदित्यनाथ की ओर से ये लिखा गया है। और राजनीतिक जीवन किस तरह का रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 1991 से 2024 तक 6 बार राज्यसभा के वो सांसद रहे। 1998 से 2004 तक राज्यसभा में नेता विपक्ष के पद पर भी रहे। 2 बार देश के प्रधानमंत्री 2004 से लेकर 2014 तक रहे। कई बार उनके सरकार के सामने चुनौतियां भी सामने आई, जैसा कि आशीष जिक्र कर रहे थे। जब 1-2-3 अग्रीमेंट अमेरिका के साथ हो रहा था, उस समय लेफ्ट दलों ने किस तरह की मुश्किलें पैदा कर दी थी मनमोहन सिंह के सामने, लेकिन उसके बावजूद वो झुके नहीं। समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया और उसके बाद उस अग्रीमेंट को लेकर आगे बढ़ने में मनमोहन सिंह को कामयाबी हासिल हुई। जैनेंद्र, आपके हवाले से खबर सामने आ रही है कि देर रात पार्थिव शरीर को उनके आवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर ले जाया जा सकता है और वहीं पर अंतिम संस्कार को लेकर परिवार की ओर से फैसला लिया जाएगा। और क्या जानकारी मिल रही है जैनेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एम्स के बाहर काफी हलचल है, लेकिन हमें सूत्र ये बता रहे हैं कि देर रात मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर जो है वो उनका जो आवास है 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, वहां ले जाया जा सकता है और इसके बाद वहीं पर अंतिम दर्शन को लेकर के जो तैयारियां होनी है वो होनी है और इसके अलावा अंतिम संस्कार को लेकर के जो सारी प्रक्रिया होनी है उसको लेकर हमें सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि उस पर जो है वो पूरा कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। परिवार और हमें बताया जा रहा है कि सरकार के जो लोग हैं वो मिल करके इस पर आखिरी फैसला लेंगे और उस पर जो है वो अंदर खाने बातचीत चल रही है। बड़ी जानकारी ये मिली है सूत्रों के हवाले से कि देर रात ही मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर एम्स से उनका आवास मोतीलाल नेहरू मार्ग पर 3 नंबर बंगला
जहां पर कि वो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद से वहां वो रह रहे थे, वहां पर ले जाया जाएगा और वहीं पर अंतिम दर्शन उनका लोग कर सकेंगे। इसके आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कांग्रेस दफ्तर भी उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, अंतिम संस्कार को लेकर के क्या प्रक्रिया होगी, कहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, इन चीजों को लेकर के जो है वो अभी जानकारी आनी बाकी है। नजदीकी सूत्र जो है वो हमें बता रहे हैं कि इसको लेकर के अंतिम फैसला परिवार को करना है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जानकारी अब ट्वीट किया गया है, मैं ट्वीट पर देती हूं। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश के सामने जो लकीर खींची उसके आसपास भी पहुंचना किसी के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल। कांग्रेस पार्टी की ओर से जो ट्वीट लिखा गया है वो मैं पढ़ देती हूं। इतिहास डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को उनके गरिमामयी आचरण, सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता, गहन ज्ञान और विनम्रता के लिए हमेशा याद रखेगा। वो अपने पीछे आर्थिक सुधारों, राजनीतिक स्थिरता और प्रत्येक भारतीय के जीवन के उत्थान के लिए समर्पण की विरासत छोड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल पर आगे लिखा गया है, पहले एक टेक्नोक्रेट के रूप में और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सामाजिक कल्याण पर ध्यान देने के साथ आर्थिक समृद्धि और विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए याद किया जाएगा। अपने शांत लेकिन लचीले नेतृत्व के लिए जाने जाने वाले वो एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, जिन्होंने देखभाल, चिंता और देश के कल्याण के अलावा किसी भी चीज के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कठोर निर्णय लिए। हरीश रावत जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, आपने बेहद करीब से उनके साथ कामकाज किया है। उनके व्यक्तित्व को लेकर, अपने खुद से जुड़ी हुई कहानियों को लेकर किस तरह से आप इस वक्त उनको याद करना चाहेंगे? वो एक महान राष्ट्रभक्त थी और एक महामानव भी थी। उन्होंने वित्त मंत्री फिर प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश को जो आर्थिक उन्नति की बुनियाद डाल करके सपने दिखाए, आज उसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर लाना उनका अभूतपूर्व योगदान था, अभूतपूर्व उपलब्धि थी। आम जन को कई अधिकार उन्होंने दिए, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, वन अधिकार, भोजन का अधिकार, काम का अधिकार। मैं किन किन अधिकारों का जिक्र करूं। उनका कार्यकाल हमें एक अभूतपूर्व कार्यकाल था और निर्णय लेने के मामले में वो बहुत ही साहसिक व्यक्ति भी थे। न्यूक्लियर डील जो अमेरिका के साथ की गई, उसमें उन्होंने अपनी सरकार दांव पर लगा दी। उसी के बाद देश ने कहा सिंह इज किंग। आप वो विनम्र व्यक्ति थे, शालीन व्यक्ति थे, मगर उनकी वृद्धता अब जो है अद्वितीय थी। और ऐसे अद्वितीय पुत्र को, एक महान राष्ट्रभक्त पुत्र को देश ने आज खोया है। हम सब के लिए ये बहुत शोकाकुल क्षण है, पूरे देश के लिए शोकाकुल क्षण है। यकीनन, चाहे आधार हो, मनरेगा हो, आरटीआई का अधिकार हो, उनकी सरकार की ओर से ये जो तमाम अधिकार या लाभ आम जनता को दिए गए वो अपने आप में अभूतपूर्व रहे। हरीश रावत जी, चूंकि इतिहास के पन्नों में झांक कर और बार बार उन लाइनों का भी जिक्र होता है जब खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से कहा गया था कि इतिहास मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्रति ज्यादा काइंड रहेगा, और भी तमाम बातें उनकी ओर से कही गई थी। जब उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात आई थी उस समय आप बहुत करीब से आपने देखा, समझा। मैं चाहूंगी कि उन पलों के बारे में आप जानकारी दें, क्योंकि देश के सामने एक ऐसा मौका आया था जब सोनिया गांधी ने अपने आप को पीछे खींच लिया, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की बात डिक्लेयर की गई। अब उस दौरान की कुछ बातें जो हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहें। जी, वित्त मंत्री के रूप में हम मनमोहन सिंह जी की कार्यशैली को भी, उनकी उपलब्धि को भी देख चुके थे, किस तरीके से देश को आर्थिक बर्बादी के दौर से उन्होंने बाहर निकालने का काम किया था। तो सोनिया जी को हम सब लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, पूरा देश चाहता था, पूरा गठबंधन चाहता था, लेकिन सोनिया जी ने निर्णय लिया कि नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। एकाएक हम लोगों के लिए इस निर्णय को आत्मसात करना या इस निर्णय के साथ खड़ा होना बड़ा कठिन पल था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रति हमारे मन में कहीं न कहीं ये विश्वास था कि ये चॉइस जो है, जो सोनिया जी की है, ये चॉइस ठीक है। और उन्होंने ये साबित किया कि नहीं, और जिस तरीके से 10 साल उन्होंने देश को आर्थिक रूप से तरक्की के रास्ते पर डाला,
मैंने कहा अभी 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए। जो आज का ये सशक्त मध्यम वर्ग है जिस पर भारत गर्व करता है, ये मध्यम वर्ग को बनाने की नींव डालने से लेकर के उसको एक पुख्ता एक बड़े क्लास के रूप में परिवर्तित करना, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों की ही का परिणाम है। और उन्होंने उनका हर निर्णय, और आज के समय में मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं, ऐसे जब हम देखते हैं कि सारी राजनीति पक्षपातपूर्ण हो गई है, मैं उनके उसमें जल संसाधन मंत्री था, एक राज्य के कुछ वित्तीय प्रस्ताव आए थे जो भाजपा शासित राज्य था, मैं उनके पास लेकर के गया। मैंने कहा साहब एक बड़ी स्वीकृति का मामला है तो क्या करना है? बोले दैट स्टेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब वो किसी भी वो राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखते थे, कहीं भी कुछ अच्छा काम हो उसको भारत के लिए काम मानते थे, और अपनी सरकार में ऐसे निष्पक्षतापूर्ण दृष्टिकोण के साथ उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का संचालन किया, अपनी नीतियों का संचालन करने का काम किया। ऐसे वो दुर्लभ व्यक्ति थे। इतिहास उनको हमेशा याद करेगा, एक अपने महान पुत्र के रूप में याद करेगा, एक विनम्र, ईमानदार, बहुत ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करेगा जिसके जीवन की हर दिशा प्रेरणा देने वाली है। बिल्कुल, शून्य से शिखर तक की उनकी यात्रा रही जो अद्भुत रही, वो लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए प्रेरणा का केंद्र भी रही। बड़ी खबर दी गई है, 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, आपको बताते चले 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक जिसको डिक्लेयर किया गया है। कल कैबिनेट की बैठक भी 11 बजे जिसकी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और पूरे राजकीय राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जाएगी। सरकारी सूत्रों से यह बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। आपको बताते चले जितने भी सरकारी कार्यक्रम थे सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। सूत्रों ने यह जानकारी इस वक्त पहुंचाई है। जल्दी से इस बारे में आशीष आपसे जानकारी ले लेती हूं, और क्या खबर मिल रही है? कल सुबह, माफ कीजिएगा, 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। यही बताता है कि कितना बड़ा स्टैचर और सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कितना वैल्यू करते हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेकर के, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं माफ कीजिएगा उनको रद्द कर दिया गया है। 7 दिन की मॉर्निंग, नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर की गई है। ये एक बड़ी बात है जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऑनर में मोदी सरकार की तरफ से अभी इसका फैसला किया गया है, और जिसका ऐलान अब से कुछ देर बाद मुझे लगता है औपचारिक तौर पर भी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी हमको ये केंद्रीय सूत्रों से जानकारी मिली। बिल्कुल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी कल अपने सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते चले, मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, मोदी सरकार की ओर से यह बड़ा निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय शोक 7 दिनों का, कल के तमाम सरकारी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जितने भी अलग अलग जगहों पर जितने भी कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। जगविंदर पटियाल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, इस खबर के बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। जगविंदर, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक जिसकी घोषणा की जाएगी सरकार की ओर से, और सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। जगविंदर, बिल्कुल चित्रा, सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो उनका अंतिम संस्कार होगा वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। साथ के साथ कल 11 बजे एक जो है वो कैबिनेट की मीटिंग भी रखी गई है। शायद उसमें भी कई तरह की चीजें, एक तरह से श्रद्धांजलि भी दी जाएगी, और साथ के साथ और भी कई तरह की चीजें या फैसले हो सकते हैं। तो ये केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला है, और मोदी सरकार ने 3 चीजें की हैं। नंबर 1, उन्होंने ये किया है कि तमाम जो सरकारी कार्यक्रम थे वो सभी रद्द कर दिए गए हैं। 7 दिन का शोक रखा जाएगा, और उनके अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। साथ के साथ कैबिनेट की मीटिंग होगी कल 11 बजे, उसमें भी बड़े फैसले हो सकते हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के ऊपर ये फैसला लिया है, तो ये एक केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। कल सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। जगविंदर, जैसा कि जानकारी दे रहे हैं, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। जगविंदर, और कोई जानकारी मिल रही है? 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होनी है, आपने जानकारी दी? जी हाँ, कैबिनेट सभी लोग मिल रहे हैं और ये तय करेंगे कि किस तरह से इस शोक सभा में जाना है, किस तरह से आगे 7 दिन का शोक रखा जाएगा, कहाँ कहाँ जो है वो अवकाश किया जाना है, किस तरह के कार्यक्रम रद्द किए जाने हैं,
और जो कार्यक्रम होते हैं उनसे कहीं कोई विदेशी या कोई दूसरे अन्य कार्यक्रमों पर असर तो नहीं पड़ेगा। इन तमाम चीजों पर भी विचार विमर्श होगा। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी जो है वो शोक जो है वो संवेदनाएं दी जा रही हैं पूरे परिवार को, और वहां पर भी बहुत सारे कार्यक्रम और राजकीय सम्मान में पूर्व प्रधानमंत्री के लिए जो कुछ किया जा सकता है उस तरह की मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार का ये फैसला है और ये पीएमओ की तरफ से रिलीज किया गया है। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी जगविंदर पटियाल दे रहे हैं कि पीएमओ की ओर से जो बड़ी जानकारी दी गई है, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। कल सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें यह तय किया जाएगा कि किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि उनका जो योगदान रहा है इस देश को आगे लेकर जाने में, इस देश की तरक्की में, आर्थिक सुधारों में, देश एक वक्त पर जब लगातार गोते लगा रहा था अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, तब उन्होंने अपनी सूझबूझ बुद्धिमत्ता के जरिए इस देश को न सिर्फ उबारा बल्कि उसको एक रफ्तार दी। यकीनन उनके अंतिम सम्मान में कहीं कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रह जाए, इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये तय किया है। और पीएमओ के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि कल 11 बजे की जब कैबिनेट की बैठक होगी उसमें तमाम बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, कोई और महत्वपूर्ण जानकारी जो आप बताना चाह रहे थे? देखिए, मैं बस जिस तरह की जानकारी दी गई है कि केंद्र सरकार की तरफ से इतना बड़ा चित्रा फैसला किया गया है कि कल सुबह 11 बजे कैबिनेट की जाएगी और उसके बाद 7 दिनों का शोक जो ऐलान किया गया है, ये अपने आप में ये दिखाता है कि किस कदर, किस लेवल पे ये सरकार, मोदी सरकार ऑनर करती है डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिच कॉन्ट्रीब्यूशंस को। 7 दिन की स्टेट मॉर्निंग और साथ में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देने का फैसला कोई मामूली फैसला नहीं है। केंद्रीय स्तर पे ये फैसला किया गया है। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें पूरे 7 दिन का कार्यक्रम सरकार की तरफ से रेखांकित किया जाएगा, एलैबोरेट किया जाएगा। मैं साथ में आपको बता दूं कि कर्नाटक ने, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी ठीक ऐसा ही फैसला किया गया है। अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वहां चल रही थी, जहां से तमाम बड़े नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहां भी 7 दिनों का शोक घोषित कर दिया गया है। मुझे लगता है कि और भी राज्य आगे चल के इस तरह का फैसला करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पर्सनालिटी ऐसी थी जिससे उनके रिश्ते सभी दलों में कटिंग अक्रॉस इतने अच्छे थे कि उनका सम्मान आज हमको इस कदर होता हुआ नजर आ रहा है। जब वो संसद में भी थे, चित्रा, आपको भी अच्छी तरह याद होगा कि ऑपोजिशन को वो कैसे रीच आउट करते थे। सुषमा स्वराज लीडर ऑफ ऑपोजिशन हुआ करती थी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि दोनों के बीच में कितने फ्रीक्वेंट इंटरैक्शंस हुआ करते थे, चाहे वो सत्र जब चल रहा हो या अगर कोई दिक्कतें आए। उसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह अलग से माफ कीजिएगा, सुषमा स्वराज जी से मुलाकात किया करते थे। मेरे खुद के, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे लगता है कि वो एक तरह से रिपोर्टर्स डिलाइट भी थे चित्रा। पार्लियामेंट में मुझे लगता है कि 100 दफ़े का मेरा उनको लेकर के निजी एक्सपीरियंस है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर बगल से गुजर रहे हैं और आप एक बार सिर्फ आवाज़ दे दें डॉक्टर साहब करके, वो मुड़ करके वापस आ जाते थे। भले आप 2 लोग खड़े हो या आप एक अकेले खड़े हो, वो हमेशा आपके साथ फ्रीक्वेंटली इंटरैक्ट किया करते थे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जब भी मैं ट्रैवल किया करता था अब्रॉड, उनके विजिट्स पर फ्रीक्वेंट इंटरैक्शन किया करते थे, आकर के हमसे बात किया करते थे। तो उनका जो स्वभाव था, अगर पत्रकारों के साथ इस तरह का था, पॉलिटिशियंस के साथ इस तरह का था, चाहे वो उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात करें, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें, किस तरह के वो ब्यूरोक्रेट खुद रहे हैं, किस तरह से उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला तमाम चुनौतीपूर्ण वक्त पर, निश्चित तौर पे ये दिखाता है कि उनका स्टैचर बहुत बड़ा था। और वही रीज़न है कि आज जब वो इस दुनिया से गए हैं, ये इतनी बड़ी क्षति है कि अब केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है। कल सुबह की कैबिनेट में 11 बजे इस बात पर औपचारिक मोहर लगेगी, इसकी औपचारिक ऐलान कर दी जाएगी, जो जगविंदर पटियाल साहब बता रहे थे कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। पिछले 10 सालों में, बिल्कुल आशीष, हमने देखा है कि किस तरह से इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे बीच नहीं रहे और उसके बाद जब उनकी अंतिम यात्रा निकली थी बीजेपी दफ्तर से लेकर जहां पर उनके समाधि स्थल को बनाया गया, कल ही उनका जन्मदिन भी था। विनोद शर्मा जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, किस तरह से आप याद करना चाहेंगे? वो कौन कौन सी यादें आपसे व्यक्तिगत तौर से जुड़ी हुई हैं जिसका जिक्र आप करेंगे इस वक्त? माजी में उनके बारे में कहा गया, ये दोनों फ्रेम अपने सामने रखकर बात कह रहा हूं अपनी। कोई वो पहले पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है जिनके लिए 7 दिन की मॉर्निंग अनाउंस हुई है। ये तो मिनिमम करती है कोई भी सरकार जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं उनके लिए। तो मनमोहन सिंह जी के लिए कोई स्पेशल कंसेशन नहीं दिया आज की सरकार ने। हाँ, अब आते हैं आज की बात पे। तो मैं समझता हूं कि अगर आज डॉक्टर साहब होते तो शायद उनकी जुबान पे ये गाना होता है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।
वो जिस तरह से प्यासा फिल्म में जो पोएट था जब तक वो जिंदा था तो उसके 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 विपक्ष जो लोग थे उसको वो सम्मान नहीं देते थे, और जब वो चला गया तो उसके बाद उसको वो सम्मान मिल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि हमारी भारत की राजनीति इतनी विभाजित हो चुकी थी एक समय में, आज भी है बदकिस्मती से, कि जब वो जिंदा थे तो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और वो सम्मान देता कौन है? उनकी अपनी पार्टी तो देती, लेकिन वो सम्मान उनको विपक्षियों ने नहीं दिया। और बहुत से उनकी पार्टी के भीतर ऐसे लोग थे जिन्होंने उनकी बात ना मानकर या उसकी अवमानना कर उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप को कमजोर किया। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। अल्लामा इकबाल का ये शेर है। सुषमा स्वराज की ओर से शेर पढ़ते हुए हमला किया गया था, जिसका जवाब प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से जवाब के रूप में दिया गया कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। और उसके बाद सुषमा स्वराज के चेहरे पर फ्रेम जाता है। सुषमा जी भी हमारे बीच नहीं रही और उस समय का क्या माहौल रहा करता था आपने इन तस्वीरों में देख लिया। एक बार फिर से जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। एम्स से लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, आगे का क्या कार्यक्रम है, कौन कौन से लोग पहुंच चुके हैं? बिल्कुल चित्रा, हमें ये जानकारी मिली है कि प्रियंका गांधी जो यहां पहुंची थी वो अब मनमोहन सिंह के घर पर, मनमोहन सिंह का जो आवास है 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, वहां पहुंची हैं। और अंदर खाने से ये जानकारी मिल रही है, जो पहले भी मैं आपके जरिए दर्शकों को बता रहा था, कि अब से कुछ देर बाद जो है वो मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर उनके आवास पर ले जाया जाएगा और अंतिम दर्शन का जो कार्यक्रम है वो उनके आवास पर ही कल होगा। अंतिम संस्कार को लेकर जो है वो, जैसा हमने बताया है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जाहिर सी बात है परिवार और जो सरकारी अमला है उसे मिलकर के तय करना है, तो इसकी जानकारी अभी आनी बाकी है। फिलहाल यहां पर कोई मूवमेंट जो है नजर नहीं आ रहा है, संभावना कम लग रही है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था काफी है और संभावना, उम्मीद जताई जा रही है कि यहां पर कुछ लोग पहुंच सकते हैं, और खासतौर पर वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मिसाल के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जो कि बेलगावी से लौट रहे हैं, वो निकल चुके हैं, रास्ते में है दिल्ली के। संभव है कि वो एयरपोर्ट से सीधा एम्स का रुख करें, लेकिन हमें अंदरूनी सूत्रों से यह पता चला है कि तैयारी ये चल रही है कि एम्स से मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर अब से कुछ देर में उनके आवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग के लिए रवाना किया जाएगा, ले जाया जाएगा उन्हें, जहां पर कल उनका अंतिम दर्शन जो है लोग कर पाएंगे, उन्हें अंतिम विदाई दे पाएंगे और फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो चित्रा, यहां पर एम्स के फिलहाल घंटे भर से तकरीबन जो है, जब से पुष्टि हुई है मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, तब से तस्वीर वैसी है, एक खामोशी है। वैसे भी रात का समय है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ी हुई है। तमाम जो पुलिस वाले हैं वो चेहरे भी हम खामोश साफ तौर पर देख सकते हैं, वो भी ड्यूटी पर है, हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ मूवमेंट होगी। लेकिन जानकारी ये भी आ रही है कि संभवतः हो सकता है कि पार्थिव शरीर को अब से कुछ देर बाद उनके आवास पर ले जाया जाए और अंतिम दर्शन जो है, अंतिम दर्शनों का जो कार्यक्रम हो वो कल मनमोहन सिंह जी के आवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर ही हो। हालांकि संभव है कि कुछ लोग यहाँ पर अभी, चूंकि परिवार के लोग अंदर हॉस्पिटल में हैं, तो हो सकता है कि परिवार से मिलने, उन्हें सांत्वना देने कुछ लोग यहाँ पर अभी महत्वपूर्ण लोग पहुंच सकते हैं। चित्रा, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। और इसी साल अप्रैल के महीने में राज्यसभा से रिटायर हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन उसके पहले आपको बताते चले कि जब संख्या बल के लिए विपक्ष को जरूरत पड़ी थी, तो व्हील चेयर पर, मैं चाहूंगी कि वो तस्वीरें भी अगर सामने आए, इस देश का लोकतंत्र कितना मजबूत है और किस रूप में आगे बढ़ता है। आप समझ सकते हैं कि 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब सदन के भीतर, ये तस्वीरें देखिए, और बहुत लंबे अरसे के बाद मनमोहन सिंह इस रूप में दिखे थे। इन तस्वीरों को लेकर बड़े सारे सवाल भी खड़े हुए थे, लेकिन यही ताकत है हिंदुस्तान की, हमारे देश के इस लोकतंत्र की। Well, you know, I have very many memories of Dr. Manmohan Singh.
I was 32 years old when Dr. Manmohan Singh called me to his office in the Planning Commission, Yojana Bhavan, in September of 1986 and offered me a job. I was then in the Ministry of Industry and he wanted me to join the Planning Commission along with two other economic advisors, Rakesh Mohan and Arvind Virmani. So at the age of 32, I got this senior position in the Planning Commission thanks to Dr. Manmohan Singh. I worked with him in the Planning Commission and then I worked with him when he was Finance Minister. Then I worked with him when he was out of power in the Congress Party. Then I worked with him when he was Prime Minister. So for 36 years, I've worked with him very, very closely, very intimately, very many memories of our association. Well, what can I say? He led a full life. It was a full life, extremely full life, and it was an extraordinarily distinguished life. Chief Economic Advisor, Chief Economic Advisor, Finance Secretary, Member Secretary Planning Commission, Governor Reserve Bank of India, Deputy Chairman Planning Commission, Finance Minister, Prime Minister. I can't think of anybody in India who's had all these posts and filled them with the greatest of distinction. His finance ministership was transformative. He transformed the Indian economy. He was the technocratic master. P.V. Narasimha Rao, of course, was the political master. But Dr. Manmohan Singh was a technocratic सूत्रधार of the 1991 जयराम रमेश अपनी यादों को ताज़ा करते हुए कि किस तरह से वो बेहद करीब से जुड़े रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ और उनका किस तरह का एक बेहद सफल राजनीतिक करियर रहा। पंकज पचौरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप मीडिया सलाहकार रहे पीएमओ में। पंकज पचौरी जी, अब जब हमारे बीच वो नहीं रहे, आपने बेहद करीब से उनकी कार्यशैली को देखा है, किस तरह से अपने शब्दों में याद करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह को? बहुत दुखद दिन है हमारे लिए और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, हिंदुस्तान के लिए बहुत दुखद दिन है और मेरे ख्याल में उन सब लोगों के लिए बहुत दुखद दिन है पूरी दुनिया में जो ये चाहते हैं कि विकास जो है उसके साथ में लोगों का समावेश होना चाहिए। जिस समावेशी विकास की हम बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की, और मेरे ख्याल में उनकी सबसे बड़ी लेगेसी हमारे लिए यही है कि उन्होंने एक तरफ जो आर्थिक विकास जिसकी बात कर रहे थे अभी जयराम रमेश, उसमें वो टेक्नोक्रेट थे, लेकिन वो टेक्नोक्रेट ही नहीं थे, वो विजनरी थे। उनके पास में पूरा एक दर्शन था कि किस तरह से आप एक उदारवादी अर्थव्यवस्था के साथ में एक उदारवादी समाज बना सकते हैं। और इसीलिए वो जो तमाम चीजें हैं, सब लोग बात करते हैं कि साहब 8.5% ग्रोथ थी हमारे देश की जीडीपी की उनके टाइम में, और ये था, लेकिन एक उदारवादी समाज उसके साथ में बनाना ये उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहा करती थी। और इसी के तहत अब जितने भी अब आजकल जो राइट्स बेस्ड जो रूल्स हैं या लॉज हैं वो हमारे मुल्क में वही हैं। आप चाहें मनरेगा को देख लीजिए, आप राइट टू इंफॉर्मेशन देख लीजिए, आप राइट टू फूड देख लीजिए, राइट टू एजुकेशन देख लीजिए, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसीलिए हैं। उनका बड़ा साफ था कि सिर्फ आर्थिक विकास से देश बड़े नहीं बनते, और खासकर हिंदुस्तान जैसा देश जो कि बहुत गरीब है, और उन्होंने गरीबी देखी थी। उनके पास जूते नहीं थे जब तक वो स्कूल कॉलेज में नहीं पहुंचे। एक बार बताया उन्होंने कि किस तरह से मेरे पास जूते नहीं थे, और जब वो नए शहर में गए तो उनको मामा ने या चाचा ने, उनके अंकल, उन्होंने बोला था कि उन्होंने मुझे जूते दिलाए। तो उन्होंने वो गरीबी देखी, उस गरीबी को जिया, और उस गरीबी से सिर्फ खुद ही नहीं सभी जो हमारे मुल्क के लोग हैं उनको बाहर लाने की वो कोशिश करते रहे जिंदगी भर, और काफी हद तक उसमें वो कामयाब रहे, क्योंकि उनकी जितनी भी नीतियां थी, चाहे वो फॉरेन ट्रेड के बारे में हो, चाहे वो एक्सपोर्ट बढ़ाने के बारे में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग को ठीक करने के बारे में हो, और खासकर आईटी जो रिवॉल्यूशन जिसकी हम बात करते रहते हैं हिंदुस्तान में, ये एक बहुत बड़ा उस समय था कि जब कई लोग कह रहे थे कि साहब इनको टैक्स जो है वो हॉलिडे दिया गया था आईटी वालों को। कई लोगों ने कहा कि काफी बड़ा वो होगा, लेकिन देखिए आज वही आईटी है जिसके कंधे पर खड़े होके हम विश्व गुरु बने हुए हैं, और दुनिया भर में हमारा जो है डंका पिटता है। लेकिन सिर्फ आर्थिक सफलता से उनका बड़ा साफ था, अच्छे समाज नहीं बनते, और उस समाज को उदारवादी होना चाहिए, उस समाज में
समावेशी होना चाहिए। जो एक उनका एक वो था इंक्लूसिव ग्रोथ का जो नारा था, वो सब उसे उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके बारे में काम जो किया उन्होंने वो किया। मैं तस्वीर देख रहा हूँ आपके चैनल पर एंजेला मर्केल की। एंजेला मर्केल आप समझ सकते हैं कि वो 3-4 टर्म उन्होंने वहां पर किए। वो पर्सनली फोन किया करती थी जब वो कहीं अटक जाएगा जी। और मुझे ध्यान है कि वो जर्मन में बात करती थी, प्रधानमंत्री अंग्रेजी में बात करते थे और दोनों के ट्रांसलेटर्स हुआ करते थे। जो 30 मिनट जो बात होनी होती थी वो 1.5 घंटे चलती थी जी। तो ये उनकी एक छवि और ये उनका कद दुनिया भर में था कि जब बड़े बड़े नेता अटक जाते थे उनसे बात करते थे। ईरान के जो नेता हैं खामेनी साहब, हमें ध्यान है कि 15 मिनट के लिए हम गए थे उनसे मिलने के लिए जी। और मीट एंड ग्रीट का प्रोग्राम होता है जब आप तेहरान में गए थे वहां नैम की मीटिंग में, तो 15 मिनट का प्रोग्राम में का उनसे 45 मिनट हो गए तो सब बाहर हम कहने लगे कि भाई क्या हो रहा है। तब उन्होंने बताया कि उन्होंने ये पूछ रहे थे कि हमारे मुल्क में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, एक शिया हैं एक मुस्लिम हैं। आपके मुल्क में सैकड़ों तरह के लोग हैं, आप कैसे उस मुल्क को चलाते हैं। अब समझ लीजिए कि इस तरह की उनकी जो जरूरत थी दुनिया को, और दुनिया के बड़े बड़े नेता उनसे इस बारे में बात किया करते थे। और ये बहुत दुखद है कि उनके जीते जी हमने उन्हें पूरा सम्मान नहीं दिया। उनके खिलाफ तमाम तरह के आरोप लगाए गए। वो किसी आरोप को ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे, बोलते थे ये आरोप जो है ये मेरी कुर्सी पर लग रहे हैं क्योंकि सब इस कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि ये पर्सनल, वो कहते थे कि मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल जो है वो अलग अलग है। और मजाक में उड़ा दिया करते थे जब भी मैं जाया करता था कि इन्होंने ये लिख दिया, उन्होंने वो लिख दिया। ये सब चीजें हैं और उनकी जो कोऑर्डिनेशन था, चाहे वो यूपीए के दलों से हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो, चाहे वो उनके कैबिनेट कोलीग से हो, हमेशा कहा करते थे हम फर्स्ट अमंग इक्वल्स। बिल्कुल। यानी कि ये नहीं कहा करते थे कि मैं ही एकमात्र क्योंकि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं सबसे बड़ा नेता हूँ, नहीं। वो कहते थे हम फर्स्ट अमंग इक्वल्स। हमेशा मुझसे कहा करते थे गो टू अदर लीडर्स और सीनियर लीडर, टॉक टू देम, लर्न फ्रॉम देम। whole thing for him was basically never to teach. एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। अब प्रधानमंत्री के रूप में जहां प्रथम कार्यकाल कृषि सुधार, कृषि के एमएसपी की जो कीमत है उसको उन्होंने बढ़ाया और वहीं मनरेगा जैसे 5 बड़े कानून उन्होंने बनाए जिससे आम जनता को लाभ हुआ है। और मनरेगा जैसे क्रांतिकारी कदम के कारण से 14 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। वहीं उन्होंने शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार जैसे अनेक कानून पास किए जो कभी कोई कल्पना कर नहीं सकता था। और डॉक्टर साहब के जाने से एक अपूर्णीय क्षति पूरे देश को हुआ है। हम लोग अनेक बार उनसे मुलाकात किए, कई मार्गदर्शन उनसे लेते रहे, व्यक्तिगत रूप से भी ये क्षति हुई है। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता को आप सुन रहे थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अपूर्णीय क्षति डॉक्टर मनमोहन सिंह का इस तरह से जाना, जिसका वो जिक्र करते हुए यकीनन जिस तरह की उनकी शैली रही, जो बातचीत रहा, जिस तरह की विद्वत्ता रही, उसको एक साथ समायोजित करके देश के लिए झोंक देना और अपनी पूरी जिंदगी को हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए खपा देना, डॉक्टर मनमोहन सिंह यही थे। 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है सरकार की ओर से और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई दी जाएगी। कल 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें आगे इस बारे में और विस्तार में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अलग अलग समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यकीनन जिस तरह का उनका राजनीतिक जीवन रहा, हालांकि आशीष एक बात का मलाल उनको हमेशा रहेगा, राज्यसभा से ही वो सदन जाते रहे, लोकसभा का चुनाव जरूर उनकी ओर से लड़ा गया लेकिन हार का सामना उनको करना पड़ा। दक्षिणी दिल्ली से अब चूंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं लेकिन लोकसभा में दक्षिणी दिल्ली से
एक बार जब वो उम्मीदवार बनाए गए थे तो फिर 30,000 वोटों से उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा था। 20 लाख रुपए उनको फंड मिले थे चुनाव लड़ने के लिए और 7 लाख रुपए जब बच गए तो पार्टी फंड में तुरंत उन्होंने जमा भी करा दिया था। इस तरह के थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और इसीलिए उनकी ईमानदारी की दुहाई दी जाती है कि बहुत ही ऑनेस्ट पॉलिटिशियन थे। और आपने बिल्कुल सही रेफरेंस दिया कि कैसे चुनाव के पैसे जब बचे थे कॉन्टेस्ट करने के बाद उन्होंने पार्टी फंड में वो पैसे वापस दे दिए थे। ये एक मलाल ज़रूर उनकी लाइफ में रहेगा कि लोकसभा चुनाव वो कभी जीत नहीं पाए, लोकसभा के सांसद बन नहीं पाए। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो उनके राइवल्स रहे, खास करके बीजेपी और दूसरी तमाम पार्टियों ने इस बात को लेकर के उनको काफ़ी घेरा भी था कि कई बार हम इस तरह के स्टेटमेंट भी चुनते थे कि इस तरह के बयान डॉक्टर मनमोहन सिंह दे रहे हैं, क्यों नहीं वो खुद चुनाव लड़ करके जीत करके एक बार संसद में आकर के लोकसभा में दिखाते हैं। ऐसा उनके राजनीतिक जीवन में नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के रिश्ते उन्होंने पॉलिटिकली स्थापित किए थे चित्रा तमाम नेताओं से, जिसके कुछ क्लिप्स और वीडियोस आप सुषमा स्वराज के साथ एक्सचेंजेस के दिखा रही थी, तमाम दूसरे और नेताओं के साथ भी मुझे याद है कि जब उनके इंटरैक्शंस हुआ करते थे, भैरव सिंह शेखावत हो, डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी हो, LK आडवाणी हो, सभी लोग उनको बहुत, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हो, इन लोगों के साथ जो इंटरैक्शंस पार्लियामेंट में अपने करियर के शुरुआती दौर में मैंने देखा है, ये ज़रूर मुझे याद आता है कि बहुत इज्जत के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को सभी लोग सराहना करते थे उनके पॉलिटिकल एक्यूमेन की। आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी कि किस तरह से 2004 में अचानक मिसेस गांधी ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को फिर देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था, काफ़ी उसको लेकर के भी लोग सवाल उठाते थे। उन पर एक फिल्म भी बन गई आगे चल के, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, बहुत लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया था। जिन पंकज पचौरी साहब अभी बात कर रहे थे, जिस तरह के क्वेश्चंस रेज हुए थे उनके कार्यकाल के दौरान, चाहे वो स्कैम्स हो, 2G का हो, चाहे कोयला घोटाला हो, टेलीकॉम का मामला हो, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल डॉक्टर मनमोहन सिंह पर उठे ज़रूर थे। लेकिन इसके बावजूद इस बात को अप्रिशिएट करना होगा कि ऑल इन ऑल डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टालवर्ट माना जाता था, खास करके उनके इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेकर के। 91 में जो कुछ उन्होंने किया, अपनी फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से जो कुछ उन्होंने किया, इंडो US न्यूक्लियर डील को उन्होंने साकार करके दिखाया। तो बहुत सी ऐसी अचीवमेंट्स हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिसकी वजह से वो साल दर साल, पीढ़ियों दर पीढ़ियों हमेशा याद किए जाएंगे। और मुझे लगता है खास करके कांग्रेस पार्टी के लिए ये कि इतनी बड़ी क्षति है, इतना बड़ा नुकसान है, जिसको भर पाना शायद आने वाले वक्त में कोई बहुत आसान नहीं होगा। तमाम इसीलिए आप देखें कटिंग अक्रॉस जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके बड़े बड़े नेता बाहर आकर के, और एक बड़ी खास शख्सियत की इनकी खासियत देखिए कि मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था अभी मोबाइल पे, जो सोशल मीडिया पे तमाम फिल्म्स के सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे स्पोर्ट्स के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हों, सभी लोग अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो ऐसा नहीं है सिर्फ कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में ही उनकी इज्जत थी, तमाम दूसरे क्षेत्रों में भी लोग उनको उतना ही रिवर्ड मानते हैं, उतनी इज्जत करते हैं जितना कि पॉलिटिशियंस करते थे। उनकी एक और कुशलता मैं आपको ज़रूर जिसका जिक्र करना चाहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उनकी जो टीम थी, उसको भी अगर आप देखें, पी चिदम्बरम उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, अपने लोगों को वो काबिल लोगों को चुनते थे। शिवशंकर मेनन उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, आज के विदेश मंत्री उनके तब के विदेश सचिव हुआ करते थे, एम्बेसडर थे अमेरिका में, चाइना में। तो ऑल इन ऑल वो अपनी एक बहुत अच्छी काबिल टीम, प्रणब मुखर्जी देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, जो कैबिनेट भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाई थी वो भी बड़े लुमिनरीज की थी, बहुत लर्नेड लोगों की थी। और शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस तरह से उन्होंने वो 10 साल बतौर प्रधानमंत्री का कार्यकाल निभाया, उसको लोग आज भी बाइज्जत याद करते हैं।